Assalamu alaikum YouTube family. Today our topic is Subject Selection Guide for CSS 2022. As you all know कि CSS 2022 में भी कम ही months रहते हैं और it is a high time to choose your subjects. इसी टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ बट दिस वीडियो इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम डैट वन. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एक्सटेंसिव है और इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने जा रही हूँ, क्या क्या एरियाज़ कवर करने जा रही हूँ, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ. जैसा कि आप सब जानते हैं कि देयर आर 7 ग्रुप्स जिनमें से हमें अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करना होता है फॉर CSS और उन सातों ग्रुप्स के अगर सब्जेक्ट्स को ऐडअप किया जाए तो वो बनते हैं 45 सब्जेक्ट्स. और इस वीडियो में मैं आपको हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली एनालिसिस दूंगी और वो एनालिसिस काफ़ी डिटेल होगा. और उसमें क्या क्या शामिल होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको कितना अरसा दरकार है, यानी कि कितने दिन में वो कवर होने वाला सब्जेक्ट है. देन मैं आपको स्कोरिंग ट्रेंड बताऊंगी कि कितने से लेकर कितने मार्क्स आ जाते हैं, उसमें लो स्कोरिंग है या हाई स्कोरिंग है. देन मैं आपको ये बताऊंगी कि किन स्टूडेंट्स को वो ऑप्ट करना चाहिए, यानी कि अगर आपने उसमें BS किया हुआ है तो ऑप्ट करना चाहिए या MS रिक्वायर्ड है उस सब्जेक्ट के लिए, या विदाउट बैकग्राउंड भी वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है. ठीक है. देन मैं आपको बताऊंगी कि वो सब्जेक्ट, डेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस दूसरे सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहा है और उस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ, बाकी किन सब्जेक्ट्स के साथ बनता है. प्लस ये भी बताऊंगी कि इसका जो सिलेबस है वो लेंथी है या शॉर्ट है और आपको ऑब्वियसली कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में. तो ये सब चीज़ें मैं आपको हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअली बताऊंगी. तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं वो कवर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आई एम एमिंग टू कवर ऑल 45 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल वीडियो. तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मतलूबा सब्जेक्ट्स का एनालिसिस भी आप लोग ध्यान से देख पाएँ. वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको इनिशियल नॉलेज ही नहीं है रिगार्डिंग CSS. तो मैं ये बताती चलूँ कि CSS में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं. 6 जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, यानी कि वो सबके सब CSS एस्पिरेंट्स के सेम होते हैं, जबकि 6 जो होते हैं वो आपने एज ऑप्शनल चूज़ करने होते हैं. और ऑप्शनल चूज़ करने के लिए आपके पास 7 ग्रुप आपको दिए जाते हैं और उन 7 ग्रुप्स में टोटल 45 सब्जेक्ट्स होते हैं. हर ग्रुप से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है और इस तरह से डिफरेंट ग्रुप से आपने टोटल 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, 6 से ना कम ना ज़्यादा. हाँ, अलबत्ता अगर आप किसी ग्रुप से 200 मार्क्स वाला सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तब आप टोटल 5 सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं, यानी कि मकसद ये है कि आपने 600 मार्क्स पूरे करने हैं. तो 200 मार्क्स तो एक सब्जेक्ट के हो गए, बाकी के 4 सब्जेक्ट आप बाकी 100 मार्क वाले ग्रुप से चूज़ करके तो आप अपने 600 मार्क्स इधर पूरे कर लेते हैं और टोटल आपके CSS के मार्क्स होते हैं 1200. ठीक है. और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो आपको करने ही होते हैं जो भी FPSC ने आपको रिक्वायर किए हैं. इसके अलावा कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सिलेबस कहाँ से मिलेगा या ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी. तो एक वेबसाइट है FPSC की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. वहाँ भी आपको CSS के सेक्शन के अंदर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और इसके बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी. बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स. एक तो वो होते हैं जो क्रैमर्स होते हैं और जिनको रट्टाबाज भी कहा जा सकते हैं, जो चीज़ें देखते हैं और उनको याद हो जाती हैं. कॉन्सेप्ट वगैरह का उनके साथ इतना लेना देना नहीं होता, लेकिन ये है कि उनको जल्दी याद हो जाता है. और दूसरी किस्म वो है जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्नर्स, और मैं भी उसी किस्म से बिलोंग करती हूँ. और ये वो लोग हैं जिनको चीज़ें एज इट इज़ याद तो नहीं होती, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो नहीं भूलता, और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो तो फिर चीज़ें फ़ौरन भूल जाती हैं. और अब आपने अपनी टाइप जो है ना वो सबसे पहले असेस कर लेनी है कि आप किस टाइप से बिलोंग करते हैं. आप क्रैमर्स हैं या आप कॉन्सेप्चुअल लर्नर्स हैं. ठीक है, आप मतलब इन दोनों में से किस काइंड के हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपने इसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को चूज़ करना है. क्योंकि देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिनकी डिमांड है कि आप क्रैमिंग करें. ठीक है, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं और उसमें क्रैमिंग नहीं चल ही नहीं सकती. ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो आप देखें कि आप किस किस्म से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को चूज़ करना है. अब चलते हैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट एनालिसिस की तरफ.
तो ग्रुप 1 का पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। जिनकी प्रोफेशनल डिग्री है जस्ट लाइक ACCA, CA, ICMA, उन्हीं को ऑप्ट करना चाहिए। BA, MA वालों को नहीं करना चाहिए। और इसमें ऐसे ही होता है कि या तो आर या पार, यानी कि या तो आपके 90% मार्क्स आएंगे या फिर आपके बहुत ही लो स्कोरिंग मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का सब्जेक्ट है। और इसमें ये भी है कि 2011 का जो पेपर था वो काफ़ी बुरे तरीके से हिट हुआ है, तो जिन्होंने भी ऑप्ट करना है वो 2011 का पेपर ज़रूर देख लें। देन बात करते हैं इकनॉमिक्स की। इकनॉमिक्स के लिए भी जस्ट लाइक अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की ज़रूरत है, और सिर्फ BA, MA लेवल वालों को ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए। और इवन के MPhil और PhD वाले जो हैं वो भी बाज़-औक़ात इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्कोर्स नहीं गेन कर पाते, और इसकी स्कोरिंग ट्रेंड कुछ ऐसा ही है 110 to 125, क्योंकि आपको पता है ये 200 मार्क्स का ग्रुप है, यानी कि इसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो 200 मार्क्स के हैं। तो बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नीडेड है, और MSc वाले और BS वाले भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका लूप होल ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। लेकिन ये है कि अगर आप इसमें प्रोफिशिएंट हैं तो 122, 130, 200 में से आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी मना किया गया है कि जिनका 1 ईयर डिप्लोमा है या कोई कोर्स किया हुआ है उन्होंने कंप्यूटर साइंसेस में, वो ऑप्ट ना करें, क्योंकि उन कोर्सेज में आपको पता है ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जाती। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो ये एक जनरलाइज्ड सब्जेक्ट है और क्रैमर्स के लिए एक अच्छी चॉइस है। और क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा थेरीज़ को क्रैम करना पड़ेगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस हैं आपको उनको क्रैम करना पड़ेगा, तो क्रैमर्स इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ये विदाउट बैकग्राउंड भी ऑप्ट किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें डिग्री ली हो तो ही आप पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करें। और ये ओवरलैप किससे करता है? ये 100% कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ओवरलैप करता है, यानी कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, चूज़ किया है, तो आप साथ में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी रख लेते हैं तो ये आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लूप होल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो लो स्कोरिंग है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में एवरेज 120 से 125 मार्क्स आ जाते हैं अगर अच्छा तैयार किया हो आउट ऑफ 200। बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। ये भी विदाउट बैकग्राउंड रखा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैं यही मशवरा दूंगी कि आपने अगर इसमें डिग्री है आपकी तो ही ऑप्ट करें, अगर नहीं भी है तो इसको ज़रा ज़्यादा कीनली देखने की और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि ये इसकी ओवरलैपिंग किस किस के साथ है। तो ये ओवरलैप करता है इंटरनेशनल लॉ, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, US हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट से ये ओवरलैप करता है, लेकिन 100% नहीं, 30 to 40%। इसके अलावा ये इंटरनेशनल लॉ से करता है ओवरलैप 60 to 65%। तो इट विल बी अ वाइज डिसीजन अगर आप आईआर के साथ इंटरनेशनल लॉ भी रख लेते हैं, क्योंकि ये 60 to 65% ओवरलैप कर रहा है। अच्छा जी, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो भी नॉलेज डेफिशिएंसी है ये उसको फुलफ़िल कर देगा। आपको ऐसे मटेरियल मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है इन टॉपिक्स पे आते होते हैं, और इसमें मार्क्स आपके तकरीबन आ जाते हैं 120 to 125 जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इसका एक मसला ये है कि पॉलिटिकल साइंस तो अभी तक हिट नहीं हुआ रिसेंट ईयर्स में, लेकिन आईआर ने 1-2 साल पहले बहुत बुरे मार्क्स दिए हैं, लेकिन 2020 का जो रिज़ल्ट आया उसमें आईआर ने अच्छे मार्क्स दिए, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस साल ये अच्छे मार्क्स देगा और किस साल ये हिट होगा।